हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली मीन्स राइटिंग जो आंसर राइटिंग की प्रक्रिया है उसका जो सीरीज़ चल रहा है हमारा अभ्यास, आज हम उसमें पॉलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम हमेशा प्रतिदिन के हिसाब से एक सब्जेक्ट को लेते हैं और आज का सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, अभी हम इंट्रोडक्शन के पोर्शन में हैं तो हम इंट्रोडक्शन के टॉपिक को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द ईथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India were largely determined by the history of national movement, immediate challenges at the time of independence, and the vision of the leadership. Discuss. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यूज हैं, इथोस हैं, वो कैसे डिटरमाइन हुए, कैसे डिसाइड किए गए, कैसे निर्धारित हुए। वो था बेसिकली हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, इमीडिएट चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम आज़ाद हुए उस समय जो चुनौतियां थी, और विजन ऑफ आवर लीडरशिप, जो उस समय की लीडरशिप थी, भारत के नेतृत्वकर्ता लोग थे या फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जो फ्रीडम मूवमेंट के फादर्स थे। तो इन तीन कंपोनेंट से मिलकर डिसाइड किया जाता है इथोस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताना है कि इथोस किस तरीके से डेवलप होते हैं, इथोस होते क्या हैं, और फिर बताना है कि इन तीनों का एक जो कंबाइंड इम्पैक्ट है वो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको इंट्रोड्यूस करिए और इंट्रोडक्शन में बताइए कि इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो आप बेसिकली इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा भी है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एक वास्ट डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाने की कोशिश करता है भारत में, और इसके लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं कि जो बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज रहे हैं उनको हम फॉलो करें। ठीक है, तो जो हमारे फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने बेसिकली किन इथोस पर फोकस किया था, वो क्या थे, वो थे रूल ऑफ लॉ, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ पॉलिटी, और इसके साथ साथ प्राइमेसी ऑफ पीपल्स फंडामेंटल राइट। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखते हैं। हमें नागरिकों को अधिकार देने हैं, सरकार का लोकतांत्रिक चरित्र होना चाहिए, देश में समाज में सेकुलर कैरेक्टर यानी पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक से इथोस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। अब हम बताएंगे कि वो जो तीन फैक्टर्स थे, ठीक है, जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो पार्टीशन था, और जो हमारे प्रिंसिपल्स थे फ्रीडम फाइटर्स के, उन्होंने किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस को डेवलप किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं वहां से। फॉर सेवरल रीजंस द फ्रेमिंग वाज the framing of an all acceptable constitution of free India was an extremely arduous task which the constituent assembly efficiently performed। ठीक है, तो कैसे कैसे किया, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो पहला पॉइंट था उसी को लेते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ द कंट्री था और उसके बाद पंजाब और बंगाल में जो दंगे चल रहे थे, उन्होंने एक तरीके से भारत में, भारतीय समाज में नर्वसनेस की सिचुएशन क्रिएट करी, और हमारे नेताओं को यह फील कराया कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा जिससे लोगों को इस बात पर विश्वास आ जाए कि हम इस देश पर शासन चला सकते हैं, गवर्नेबिलिटी ऑफ द कंट्री पर लोगों का कॉन्फिडेंस आए। प्लस उस समय की जो एक और सिचुएशन ये थी कि 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, और जिसमें से ज़्यादातर भारत के साथ एसोसिएट नहीं होने के व्यू में रखते थे, जिसमें से बेसिकली जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर बहुत प्रोमिनेंट थे। दूसरी बात यह है कि जब हमने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया था कि भारत एक होमोजेनस पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया। ऐसा तो हुआ नहीं। हुआ क्या कि लगभग 10% मुस्लिम्स भारत की पॉपुलेशन में तब भी रह गए थे। इसके साथ साथ अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग जो अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग फेथ थे, उनके अलग कस्टम्स थे, अलग अलग ट्रेडिशंस थे, और अलग अलग कल्चर को इनकलकेट करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इन सब लोगों को, इस डाइवर्सिटी बेस को लेकर हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो इस
डाइवर्सिफाइड सोशियो रिलीजियस कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करे और उनको देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी से जोड़े। तीसरी बात, जो नेशनल मूवमेंट था, उस नेशनल मूवमेंट ने वास्तव में भारतीयों के मध्य जो भारत का समाज था, उस समाज में एक हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बना दी थी कि हम कैसा भारत बनाएंगे, एक ऐसा देश होगा जहां पर जस्टिस होगा, जहां पर इक्वालिटी होगी, जहां पर रूल ऑफ लॉ होगा। इस तरीके के आंदोलन के दौरान हम लोगों ने मैसेजेस जनता को दे रखे थे। तो अब इन सब को, और वो लोग स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, जो पिछड़े लोग थे, उन सबको भी ये दिखाना था कि नहीं, अब हम बराबरी के दौर में आ गए हैं, एक नया सवेरा हुआ है। तो ये एक दूसरा बड़ा पॉइंट था इस चैलेंज को लेकर के। ठीक है, तीसरी और चौथी बड़ी चीज क्या है कि हम जो स्पिरिट थी लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की, उसको मेजॉरिटी ऑफ नेशनल लीडर्स हमारे फॉलो करते थे, चाहे नेहरू जी हो या पटेल जी हो। ये सब लोग बेसिकली इस लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को बहुत ही डीप रूटेडली मानते थे और उसको लेकर इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी था। तो इससे हमें डेमोक्रेसी में इन चीज़ों को इंक्लूड करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ी। ठीक है, अब फाइनली हम क्या करेंगे कि हमने आपको तीनों चीज़ें बताई। हम क्वेश्चन पे दोबारा आपको लाते हैं। हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट से आपको कनेक्ट किया, इमीडिएट चैलेंज मतलब वो जो मैंने आपको बंगाल और पंजाब में होने वाले दंगे और पाकिस्तान का विभाजन से किया और विजन से किया। ठीक है, अब हम फाइनली आ जाते हैं कि जो हमारे लीडरशिप थी वो इंश्योर कर रही थी कि एवरी सिटीजन वाज एबल टू एंजॉय द पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड राइट्स एंड इट इंश्योर्ड द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी टेक्स प्लेस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज, कास्ट, ट्राइब्स एंड रिलीजन्स। अब इसको कंक्लूड कर दीजिए। तो आप बताइए कि इन तीनों को मिलाकर हम एक ऐसे एक इंडिपेंडेंट इंडिया का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों के साथ मिलकर एक फुलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और इनोवेशन की तरह काम करता है और एक बेहतरीन संविधान जो पिछले 70 साल से टेस्टेड एंड ट्राइड है, ऐसा का संविधान बना करके हमें दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ evolution rather than revolution like the American Constitution। भारतीय संविधान एक उत्क्रम, उन्नति क्रम का परिणाम है, ना कि एक आंदोलन का, एक रेवोल्यूशन का परिणाम नहीं है, एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। ये जो रिवोल्यूशन का प्रोसेस है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बना। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। पहली चीज तो ये, इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट देखने हैं। हमें पहली पार्ट ये प्रूव करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है ना, उन्नति और प्रगति का के माध्यम से ये बना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इवोल्यूशन का मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रिवोल्यूशन का परिणाम था, एक अमेरिकी क्रांति का परिणाम था। तो भारतीय संविधान क्रांति का परिणाम नहीं है, उत्पत्ति और विकास का परिणाम है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको जस्टिफाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आप भारतीय संविधान किस प्रकार से इवोल्यूएट होता है, रिवोल्यूशन के प्रोसेस से जुड़ता है, ये बताना है। फिर बताना है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और तब आपका ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि हम इवोल्यूशन के प्रोसेस से बने हैं, ना कि रिवोल्यूशन के प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आप भारतीय संविधान का इतिहास और ऐतिहासिक विकास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप भारतीय संविधान में नई नई चीजें ऐड होती जाती हैं। फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक, देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो अगर आप सब चीजों को देखेंगे तो एक क्रमिक विकास है, एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जबकि अमेरिका का संविधान अमेरिकी क्रांति के तुरंत बाद चल करके तैयार होता है। इसी चीज को हमने इस पूरे आंसर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिए भारतीय संविधान जो है वो इट नॉट इज प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बिगन मेनी डिकेड्स बिफोर द इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947। यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, शुरुआत होता है इसका 1858 के एक्ट के बाद से। तो आप देखिए क्या होता है, कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले 1858 में क्या होता है, इंपीरिकल कंट्रोल आता है, हमारे देश के ऊपर राजशाही का शासन आता है। और वहां से फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1868, इसने क्या किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया। इसी तरह ये सब आपने अपनी नोट्स में लिख रखा है, केवल आपको वो पॉइंट्स रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं।
ठीक है। और इसके बाद 1892 का जो एक्ट है उसने क्या किया, नॉन ऑफिशियल एलिमेंट को जोड़ा आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसके बाद मॉर्गन रिफॉर्म्स 1909 का है, जो कि क्या करता है, जो कहता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इलेक्टोरल सिस्टम हालांकि लिमिटेड और इनडायरेक्ट करता है, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस तो कर ही देता है, ठीक है ना, एब्सोल्युटली। और कम्युनल इलेक्टोरेट शुरू करता है। इसके बाद 1919 का एक्ट है, डायरकी इंट्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ बाइकैमरल लेजिस्लेशन शुरू होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुरू होता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कंट्रोल शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि गांधीयन एरा शुरू होता है, जिसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें बेसिकली साइमन कमीशन की रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, ये सब होते हैं। इसके बाद 1935 का एक्ट आता है। 1935 का एक्ट एक फेडरल सिस्टम डेवलप करता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इस्टेब्लिश करता है कि हर 10 साल में उसको चेक करेंगे। 3 लिस्ट बनाता है, इमरजेंसी पावर्स देता है गवर्नर्स को और गवर्नर जनरल्स को, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बहुत सारे डेवलपमेंट करता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, और ये क्या करता है कि हमारे संविधान का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान 1848 से लेकर 1949 तक के ईयर्स में, यानी कि इतने लंबे समय तक बनने की प्रक्रिया में रहा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू बनता है। जबकि जब हम अगर बात करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का परिणाम था। 1776 में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने अप्रूव किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787 में नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो एक जिसमें एक फेडरल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई और चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम डेवलप किया गया। तो बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बस आफ्टर क्रांति, आफ्टर रिवॉल्यूशन ये बन जाता है वहाँ के कन्वेंशन, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के द्वारा। तो हमारा संविधान अमेरिकी संविधान के विरुद्ध आपने देखा कि ग्रेजुअली डेवलप होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है, ठीक है। इसी चीज़ को आप कंक्लूड कर दीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवोल्यूशनरी स्कीम रही है, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप एक थ्योरेटिकल लाइन में इस तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को समझ गए हैं दोनों को। इसको लिखिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।